ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी एंड किस लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेरा स्क्रीन तो विजिबल होगा सबको? इज माई स्क्रीन इज विजिबल? कोई इशू है तो बताइएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए बस। कभी कभी स्क्रीन लगता है मुझे शेयर ना हुआ हो। चलिए ठीक है, देखिए केमिकल काइनेटिक्स में आपने बेसिक से +1 +2 में आपने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, आप काइनेटिक्स किस लिए स्टडी करते हो? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, A+B इज कन्वर्टिंग इनटू C। ठीक है, जहां पर इनिशियल जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो बन रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू ईच अदर एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू C विच इज अ प्रोडक्ट। तो मुझे इसके अंदर क्या चेक करना है? कोई भी रिएक्शन है वो कितना फास्ट है। ठीक है, हाउ फास्ट अ रिएक्शन, हाउ स्लो अ रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, मॉडरेट हो रही है। ठीक है, उसका रेट क्या है? तो जो हमें अगर ये जानना आता है कोई भी रिएक्शन का रेट क्या है, कि वो फास्ट है, स्लो है, वी वांट टू नो अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को जानना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, या फिर हम जानना चाहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का पाथ क्या है, वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो जो ब्रांच इन सबको स्टडी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। दैट टोटली गिव यू, देखो थर्मोडायनेमिक्स हमारी जो ब्रांच होती है वो मुझे ये बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे कुछ इनिशिएट देना पड़ेगा या फिर वो अपने आप हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मेरे को इग्नाइट करना है, मुझे मैच स्टिक चलानी है, तो मुझे इग्निशन देना पड़ेगा। विदाउट इग्निशन वी कांट बर्न द मैच स्टिक। तो उसी तरीके से क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन होगा या नहीं, और काइनेटिक्स हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा, मॉडरेट होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एंड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग द about the occurring of chemical reaction and the mechanism of chemical reaction। ये सारे आंसर हमें कौन देती है? काइनेटिक्स देती है। तो जब भी हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी के बारे में ही मैं बात करूंगी सबसे पहले। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन में लेती हूँ, आई एम टेकिंग अप द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2+3H2 is converting into ammonia। मैंने एक जनरल केमिकल रिएक्शन ली, N2+3H2 आर कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया, एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। तो अब पहली चीज मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप जानते भी होंगे, पहली चीज में हम पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्री क्या होती है। कोई रिएक्शन है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्टोइचियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री से आप क्या समझते हैं? पहली चीज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, स्टोइचियोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है? स्टोइचियोमेट्री एक्चुअली डिफाइंस और सिग्निफाइज नंबर ऑफ स्पीसीज किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस केमिकल रिएक्शन के लिए देखूं, अब रिएक्टेंट की देखिए। ठीक है, अगर मैं देखती हूँ रिएक्टेंट में N2 की स्टोइचियोमेट्री, स्टोइचियोमेट्री ऑफ N2, जिसको मैंने ये न्यू होता है, न्यू की तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टोइचियोमेट्री ऑफ N2 क्या होती है? -1। हमेशा रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री को हम नेगेटिव लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी ये बताऊंगी। H2 की कितनी है? -3। प्रोडक्ट की स्टोइचियोमेट्री कितनी है अमोनिया की? +2। ऐसा हम क्यों लेते हैं? व्हाई वी टेक अप स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट पॉजिटिव? रीजन क्या होता है? बिकॉज रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, बढ़ रही है टाइम के साथ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? टाइम में क्या होती है? घटती है। ये आप जानते होंगे, क्योंकि तभी क्या होगा? रिएक्टेंट का कन्वर्जन होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो दैट्स व्हाई डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं? वी टेक अप द स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट आर एज नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट एज पॉजिटिव। तो ये रीजन है। इतना बात समझे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, बताइए। ऑल ओके? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। पहली चीज है स्टोइचियोमेट्री, मैंने बताया स्टोइचियोमेट्री नेगेटिव भी हो सकती है, स्टोइचियोमेट्री पॉजिटिव भी हो सकती है। स्टोइचियोमेट्री कैन बी नेगेटिव, स्टोइचियोमेट्री कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, तो उसकी स्टोइचियोमेट्री हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और स्टोइचियोमेट्री टाइम पे डिपेंड भी कर सकती है और टाइम पे डिपेंड नहीं भी कर सकती।
It can be time dependent, it can be time independent. It can be time dependent, time पे dependent हो सकती है ये. It can be time independent. ठीक है, इतना बात समझे. तो पहली बेसिक टर्म मैंने आपको क्या बताई, कोई भी रिएक्शन है क्योंकि हम इसका यूज करेंगे. whenever I write a rate of reaction, मैं इस टर्म का यूज करूंगी. दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा है, सोशियोमेट्री को लिखा है. ठीक है, तो इट कैन बी टाइम डिपेंडेंट, कैन बी टाइम इंडिपेंडेंट. इतना बात समझ गए होंगे. ठीक है, तो पहली टर्म ये हो गई. अब सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी सोशियोमेट्री हो गई. अब सेकंड टर्म मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. सेकंड टर्म मेरे क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन. रोनी एंड प्रशांत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज कमेंट डाउन, ताकि मेरा इंटरेक्टिव रहे क्लास. अदरवाइज खुद को ही पढ़ाते हैं ऐसा लगने लग जाता है. ठीक है, ओके, थैंक यू. अभी हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ओके. ये क्या होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, आप समझते क्या है एक्चुअल में. पहले मैं अब पहले बात करती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से आप समझते क्या है, पहले मैं ये बात बताती हूँ. ये एक क्वांटिटी होती है जो मेजर करता है कि किस एक्सटेंट से रिएक्शन क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रही है. मतलब उसका एक्सटेंट क्या है, वो फास्ट है, वो स्लो है. तो इट इज द क्वांटिटी दैट मेजर द एक्सटेंट इन विच रिएक्शन प्रोसीड. किस एक्सटेंट से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. या फिर आप क्या बोल सकते हो कि ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. कि कोई केमिकल रिएक्शन का एडवांसमेंट क्या हो रहा है, वो प्रोसीड कर रही है, कितना फास्ट कर रही है, कितना स्लो कर रही है. ठीक है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का केमिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, द चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. क्या होता है, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट में. ठीक है, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन, कितना चेंज हुआ है रिएक्टेंट के अमाउंट में, प्रोडक्ट के अमाउंट में इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन. ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इन द कोर्स ऑफ अ रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन का कंप्लीट कोर्स है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो चेंज होता है, उसको कौन डील करता है, दैट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, बात आया समझ में. जैसे मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ. मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी. मैंने कोई केमिकल रिएक्शन लिया, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी. ठीक है, ओके. इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखती हूँ, रेट पहले मैं क्या लिखती हूँ. मान लो कोई रिएक्शन है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी. मान लो इनिशियल नंबर ऑफ मोल थे NI0. ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट की क्या थे, NI0. ठीक है, जब टाइम मेरा क्या था, 0 था. व्हेन टाइम t is 0, दैट इज नंबर ऑफ मोल एट टाइम 0. कुछ टाइम के बाद नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, ni होंगे. मतलब कुछ टाइम t टाइम t, मान लो कुछ बोल सकते 5 मिनट 10 मिनट, मेरी मर्जी है, कोई भी टाइम t मैं ले रही हूँ. 5 मिनट के बाद नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने बच गए, मान लो ni बच गए. ठीक है, तो ni इज इक्वल टू NI0 प्लस में न्यू इनटू xi. ठीक है, ये मेरा क्या होता है, यहाँ से जब हम निकालते हैं, चेंज निकालते हैं ना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कुछ टाइम के बाद कितना चेंज हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में, तो इसके इक्वल होता है. यहाँ पर ये क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. NI0 here represent the इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट के. ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, कुछ टाइम t के बाद. और न्यू यहाँ पर क्या है, मैंने आपको भी बताया था, न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू हियर रिप्रेजेंट द स्टोइचियोमेट्री. मैंने अभी बताया आपको कि न्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टोइचियोमेट्री. अभी मैंने आपको बताया भी था इतना स्टोइचियोमेट्री को. और जो ये जाए है, ये जाए क्या देता है, इट टेल अस एंड इट गिव अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. और यहाँ पर जाए ही किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, ओके, बात आया समझ में. ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको क्या लिखूंगी, सोशियोमेट्री लिख के दिखाऊंगी. अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल आफ्टर टाइम t मैंने निकाल ली. अब इसी को ही हम और रीअरेंज करते हैं. देखिए कैसे रीअरेंज करेंगे इसको हम और. ठीक है, हाउ विल वी रीअरेंज दैट. अगर मैं ni माइनस NI0 अपॉन में क्या है, स्टोइचियोमेट्री, दैट विल बी इक्वल टू xi. कोई प्रॉब्लम, मैंने इसको रीअरेंज कर दिया. ये किसके इक्वल आ गया, xi क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन.
तो मैंने आपको क्या बोला था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यही बताया था मैंने आपको, तो वही तो है Na माइनस Na0, चेंज कितना हुआ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट में, विद जो स्टोइचियोमेट्री है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, बात आया समझ में, फाइन। और अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का क्या ले लूं, इफ आई टेक अप द टाइम डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है ना, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इस टर्म का क्या ले लूं, टाइम डेरिवेटिव ले लूं, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्जन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप, ठीक है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। इतना बात समझ में आया कि अगर मैंने इस टर्म का टाइम डेरिवेटिव ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो मेरी ये जाय है, जाय का टाइम डेरिवेटिव मतलब डी जाय बाई डी टी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कन्वर्जन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कन्वर्जन। इतना बात समझे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओके। तो अब जाय किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल, तो मैं इसको भी क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक अप द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एज वेल, समझे, इतनी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूंगी, डी जाय बाई डी टी विल बी डी बाई डी टी, क्या है, Ni माइनस Na0 अपॉन में स्टोइचियोमेट्री। इतना क्लियर है, रेज योर हैंड्स इफ एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, ठीक है, बात आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है, प्लीज रेज योर हैंड इफ एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर, ठीक है। तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन। अब इसको मैं ओपन कर दूं, स्टोइचियोमेट्री को बाहर ले लिया, 1 अपॉन म्यू डी Ni बाई डी टी माइनस डी Ni नॉट बाई डी टी, ठीक है, फाइन, इतना बात आ गया समझ में, ठीक है, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अब हम जनरली आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इस जो मेरी ये क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन है ये, अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, ये मेरा क्या था, रेट ऑफ कन्वर्जन, इफ आई डिवाइड दिस टर्म बाय वॉल्यूम, और ऐसा क्यों करते हैं ये बताऊंगी मैं, व्हाई वी नीड टू डिवाइड इट, ठीक है, हमें क्या, अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को, जो ये मेरी डी जाय बाई डी टी है, इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बाय वॉल्यूम, वी और न्यू में डिफरेंस समझना, अगर मैं इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बात आया समझ में, मतलब 1 अपॉन वी डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन। इतना बात समझे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए, ठीक है, Ronnie and Prashant, please raise your hands. If everything is okay, just let me know, please. चलूं आगे, why should divide, okay, बताती हूँ मैं क्यों डिवाइड करते हैं, अभी बताती हूँ, ठीक है, why should we divide, अभी बताती हूँ इस बात के बारे में। देखिए, जो ये होता है रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, इट इज कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी बताती हूँ इसके बारे में, अभी मैं आगे करती हूँ, ठीक है, इतना बात समझ गए ना, एक बार मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख के अभी बताती हूँ आपको क्यों करते हैं डिवाइड। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी जाय बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन, इसको हमने डिवाइड किया वॉल्यूम से, दैट रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक बार इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख के फिर बताती हूँ क्यों डिवाइड करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री डी Ni बाई डी टी माइनस डी Ni नॉट बाई डी टी, ठीक है, इतना बात समझ गए, ये हो जाएगा। अब देखिए, जो रेट ऑफ कन्वर्जन था वो क्या था, डी जाय बाई डी टी, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या था, अगर मैं एक पेन और ऐड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं डी जाय बाई डी टी, ये क्या, ये रेट ऑफ कन्वर्जन था मेरा, ये एक कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, ये बताइए, इसमें सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल विद टाइम,
ठीक है। तो रेट ऑफ कन्वर्जन मेरी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कांट बी डायरेक्टली एड अप और सब्ट्रैक्टेड, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इसको इंटेंसिव बनाने के लिए ही हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। टू मेक इट इंटेंसिव, टू मेक इट इंटेंसिव वी डिवाइड इट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको इंटेंसिव बनाने के लिए हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, एंड दैट्स हाउ इट विल कन्वर्ट इनटू इंटेंसिव। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जब हम कन्वर्जन को क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आप जानते हो ना इंटेंसिव कौन सी होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, बताइए, इतना आप जानते होंगे। इंटेंसिव आर विच, जो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, बोलिए। ठीक है, यस रोनी, ठीक है, प्रशांत, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, इसे इंटेंसिव बनाने के लिए हम इसे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। ओके, बात आया समझ में। तो अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करती हूँ। देखिए 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री को बाहर रखिए, डी एन आई बाय वी, मैं इस वॉल्यूम को इसके साथ ले गई, अपॉन में डी टी, माइनस डी एन आई नॉट बाय वी अपॉन डी टी। नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो। व्हाट इट डू रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो इन शॉर्ट मेरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लिखा, इन शॉर्ट मेरा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या बन जाएगा, द वेरी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ये हम करते आए हैं, 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री डीसी बाय डीटी, चेंज इन नंबर ऑफ मोल बाय में चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में चेंज इन टाइम, ये क्या हो जाएगा, डीसी बाय डीटी। ठीक है, तो यही हम एक्चुअल में करते आए हैं। समझ गए बात, यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करते थे आज तक, वो यहाँ से आता है। ठीक है, दैट फॉर्मूला कम्स फ्रॉम हियर, गॉट इट। ना बात समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू, क्या हुआ, हमने क्या समझा कि मेरा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए मैं लिख के दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने अब केमिकल रिएक्शन लिखी N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3। इसीलिए जब भी हम लिखते थे जनरल क्लासेस में हमारी, तो हम लोग क्या लिखते थे, हाउ वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट विल बी -1, 1/1, इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, तो कुछ भी ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी ऑफ N2 बाई डी टी, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए बस नेगेटिव लिख सकते हो आप ओनली, माइनस ऑफ dN2 बाई dt इज इक्वल टू -1/3, इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है, -3 है, और हम क्या लेते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो -1/3 d ऑफ H2 बाई dt, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, और प्रॉपर्टी क्या होती है पॉजिटिव, +1/2 d ऑफ NH3 बाई dt। तो ये मेरा क्या होता है, जनरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे आया है। ठीक है, अब तक आप डायरेक्टली पढ़ते आए हो, मैंने आपको कंप्लीट बताया तरीका किस तरीके से ये आता है एक्चुअल में। ठीक है, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। ठीक है, यस प्रशांत बोलिए, आपका कोई मैसेज नहीं आया उसके बाद, आर यू देयर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप बता सकते हो। ओके, नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट। अब मैं आगे चलती हूँ, इतना बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, इस बात को मुझे एलोबरेट करने का जरूरत भी नहीं है, मैं इसको आगे बताती हूँ मैं क्या कह रही थी। बट आई वाज सेइंग, कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये आप जानते हो 2 टाइप का होता है, दैट इज ऑफ 2 टाइप, इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर रही।
एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जानते होंगे आप, एवरेज का मतलब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, मान लो 10 मिनट के बाद मुझे मेजर करना है तो हम क्या लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और कोई भी अगर मान लो रिएक्शन है A प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू C, तो एवरेज कैसे लिखते हैं, एवरेज रेट। एवरेज रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लार्ज चेंज माइनस डेल A, माइनस डेल A बाय डेल T, माइनस डेल B बाय डेल T, प्लस डेल C बाय डेल। ये मेरा क्या होता है, एवरेज रेट। ठीक है, एवरेज रेट लिखने का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, किसी एक मोमेंट के ऊपर अगर मुझे निकालना है तो मैं अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी इसका, माइनस डी ए बाई, उसमें हम क्या लेते हैं, स्मॉल चेंज, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी और प्लस में डी सी बाई डी टी। ठीक है, ओके, तो ये आप जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर। चलूं आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारा बात कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लॉ ऑफ मास एक्शन। हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। इसके बारे में आप जानते भी होंगे, सारी बेसिक चीजें हैं, बस मैं पहले आपने सीधी पढ़ी थी, अब मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या रीजन था ये करने का, वो सब मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन है, स्टोइचियोमेट्री ले रही हूँ मैं, ए की न्यू 1 है, बी की न्यू 2 है, स्टोइचियोमेट्री ले रही हूँ, सी की न्यू 3 है और डी की न्यू 4 है। ये न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू 4 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्टोइचियोमेट्री ए बी सी एंड डी की रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन की स्पीड वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट स्पीसीज, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सबसे मेजर जो फैक्टर है जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन डिपेंड करती है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी जनरलाइजेशन को करने के लिए गुलबर्ग और वेज ने एक लॉ दिया था। गुलबर्ग एंड वेज ने एक लॉ दिया था जिसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। दैट्स व्हाट वी नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, द लॉ ऑफ मास एक्शन सेज दैट कोई भी केमिकल रिएक्शन है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient। ठीक है, ओके, stoichiometric coefficient जो मतलब stoichiometry है, जो A1 है, जो न्यू 1 है और जो न्यू 2 है, that represent the rate of reaction। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये क्या है, R is the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant raised to power their stoichiometric coefficient। जो stoichiometric coefficient है वो raised to power में होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी बाय सम कांस्टेंट, तो जो यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, रेट कांस्टेंट के नाम से। ठीक है, हियर k is known as the rate constant that will be equal to a की पावर न्यू 1 and b की पावर न्यू। ठीक है, इतना बात समझ गए। तो जो हमने जो कांस्टेंट लगाया उसे हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट बोला। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, अब जैसे मान लो मैंने जनरल एग्जांपल लिया था। ठीक है, जनरली मैंने एग्जांपल लिया था ये, ठीक है, जैसे मान लो मैं अगर ये रिएक्शन, अगर मैंने जैसे हमने हमने ये बोला पीछे वाले में, हमने ये बोला पीछे वाले के अंदर कि रेट डिपेंड करता है, जो स्टोइचियोमेट्री होती है एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो स्टोइचियोमेट्री हम लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल में जब उसको डिटरमाइन किया गया और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के लिए उसे हमने जनरलाइज किया, तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। N2 plus 3H2 टू फॉर्म अमोनिया, जैसे मैं इस रिएक्शन की बात करती हूँ।
ठीक है। इस रिएक्शन के लिए जब उसने लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखा, तो जनरल लॉ ऑफ मास एक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए थी, रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर 3, ये होना चाहिए था, दैट शुड बी देयर। बट एक्चुअल जब हमने एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया, तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, व्हेन वी कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि रेट था ना, वो ना तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2 के ऊपर डिपेंड था, मतलब इसकी पावर 0 और H2 की पावर भी 0। और इसका भी एक रीजन था, बिकॉज ये रिएक्शन क्या थी, एक एडजॉर्प्शन रिएक्शन थी जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। तो लॉ ऑफ मास ने बोला था कि जो एक्चुअल स्टोइकियोमेट्री है वो इन्वॉल्व होती है, लेकिन जब एक्चुअल में डिटरमाइन किया गया तो हमें क्या देखा, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है वो डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो ये आते हैं ये किससे डिटरमाइन करते हैं, μ1 μ2, इसको हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो इस लॉ को चेंज कर दिया जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया, और इसे हमने क्या बोल दिया, रेट लो, दैट इज कॉल्ड एज रेट लो, इसका नाम दे दिया गया फिर रेट लो। तब बात समझ गए, लॉ ऑफ मास में तो हम एक्चुअल स्टोइकियोमेट्री लिखते हैं पावर में, लेकिन जो रेट लॉ है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, वी राइट अप द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, बात आया समझ में, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, इतना बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जिसे मान लो मैं, अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन लेती हूँ A प्लस बी टू फॉर्म C, ठीक है, X इसका ले लिया कंसेंट्रेशन, इसकी Y ले ली, इसकी Z ले ली, ठीक है, तो इसका मैं लिख के दिखाती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होंगे, रेट विल बी के A की पावर X और B की पावर Y, ये किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ मास एक्शन। और एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअली इक्वल भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 1 ही नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, कभी कभी सेम भी होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में R इज इक्वल टू के A की पावर A और B की पावर B। यहाँ पर A और B जो कोफिशिएंट है, जो स्टोइकियोमेट्री है, A प्लस B क्या देते हैं, दैट गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको हम कैसे निकालते हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, दैट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, और इनका सम क्या देता है, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेट लो, और कि यहाँ पर क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, तब बात समझ गए, कोई प्रॉब्लम है, बेसिक सी बातें हैं, सारा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ओके, चलूं आगे। चलूं आगे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन लिखा है मैंने, 2A प्लस 3B प्लस 4C, दैट इज गिविंग द प्रोडक्ट 4C। कोई केमिकल रिएक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, 2A प्लस 3B इज गिविंग 4C। ठीक है, अब इसके लिए मैं बात करती हूँ, उस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो हमारा रेट क्या होगा, मैं दोनों लिखती हूँ, उसको रेट को रिप्रेजेंट करती हूँ, रेट विल बी -1/2 DA by dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A by dt, -1/3 dB by dt, +1/4 dC by dt, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, के A की पावर x और B की पावर y, जो, ठीक है, ये आ गया, ये होगा मेरा, दोनों मैंने दोनों इकट्ठा लिख के दिखा दिया आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टर्म होती है -dA by dt, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, -dB by dt या फिर +dC by dt, बताइए क्या रिप्रेजेंट करती है टर्म्स, what do these terms represent, बताओ, ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, कितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए
ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, और ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। अपीयरेंस बोल देते हैं, फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ सी। तो कभी कभी इसको मतलब बोल के पजल करता है आपको, तो ये अलग होगी, सोशियोमेट्री साथ में इन्वॉल्व नहीं होगी। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में ओनली क्या आएगा, माइनस बी ए बाई डी, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी इससे, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ओके। इज एनी इशू देन लेट मी नो। प्रशांत, अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट मेरा क्या था, 1 स्टोइचियोमेट्री चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की क्या होगा, सेकेंड, मिनट, आर, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो सेकेंड, मिनट या आर कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट या पर आवर। और कभी कभी मोल पर लीटर को शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल एम, मोलैरिटी, ठीक है। तो क्या होता है, पर मोल पर सेकेंड, ठीक है, ओके, कैपिटल एम पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट, समझ गए, ठीक है। बात आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। रोनी, एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर? जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन ली, 2A इज फॉर्मिंग बी प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो मैंने कोई केमिकल रिएक्शन ली, 2A इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ठीक है। और जब मैंने इस केमिकल रिएक्शन का रेट लिखा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जब मैंने रेट लिखा, तो रेट क्या था, -1/2 DA बाई dt, मैं कुछ बताना आती हूँ उसके थ्रू, इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 2। तो यहाँ पर जो रेट था ना, वो एक्चुअल यहाँ पर जो ऑर्डर था, ठीक है, ये 2 क्या है, यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना था, हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। और जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ए के 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी ए की कितनी है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, जितनी मॉलिक्यूलैरिटी थी, उसी के इक्वल क्या है मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर क्या हो, मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल हो, जिसमें एक ही सिंगल स्टेप इवॉल्व हो, ठीक है, वेयर ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, वेयर सिंगल स्टेप रिएक्शन इज इन्वॉल्व, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री रिएक्शन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल हो और जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, ठीक है। बात आया समझ में, फाइन। और दूसरी क्या होती है, जैसे मान लो दूसरी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कंपोजिट रिएक्शन बोल देते हैं उन्हें हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते हैं, कंपोजिट रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, चेन रिएक्शन बोल देते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो, ठीक है, ओके, जो विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। जैसे क्या है, A इज कन्वर्टिंग, 2A इज कन्वर्टिंग इनटू C, ये मेरी फाइनल रिएक्शन है। एक्चुअल में क्या होता है, पहले A प्लस B बी नहीं, सॉरी, A रिएक्ट करके पहले क्या बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल A इज कन्वर्टिंग इनटू B, और बाद में दूसरा मॉलिक्यूल A का, और ये B रिएक्ट करके क्या बनाएगा, C बनाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल रिएक्शन से क्या है, मोर देन वन स्टेप में हुआ है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कंपोजिट रिएक्शन और चेन रिएक्शन।
इसमें एक ज्यादा एलिमेंट्री स्टेप हो, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है ऐसे रिएक्शंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर एक्चुअल में अगर मैं रेट लिखूंगी तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, ए की पावर 2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। यहाँ पर मैकेनिज्म हम बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, रिएक्शन कैसे हुई होगी, साइकिल ऑफ रिएक्शन यहाँ पर टेक्स प्लेस होती है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ना बात समझ गए, ओके। एक्चुअली ना मीटिंग का टाइम 40 मिनट ही होता है एंड ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, ठीक है। ओके रोनी एंड प्रशांत, बाकी फिर मैं बाद में कराऊंगी। मैंने बिल्कुल बेसिक आपको काइनेटिक्स कराया, ठीक है। ओके, आई होप एवरीथिंग इज ओके अप टू हियर एंड दो, ठीक है। सी यू सून, मैं फिर कराऊंगी, अभी दोबारा थोड़ी सी देर में लूंगी, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर मैंने ये कराया, ठीक है। ओके, सो देन सी यू सून, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। लेट मी नो, समझ में आया? यस और नो, प्रशांत, रॉनी? चलिए, ठीक है।